हेलो एवरीवन, हाउ यू? दिस इज दिनेश शर्मा इन फिजिक्स की बात। आज हम क्लास 12th के चैप्टर करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में नेक्स्ट टॉपिक लेके चल रहे हैं एंड द टॉपिक इज कंडीशंस फॉर मैक्सिमम करंट इन ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स हमने पढ़ लिया था, बात उसकी करेंगे फिर से हल्की सी आज रिकैप में। लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, तो मान लीजिए मेरे पास कुछ सेल्स हैं और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। दो चीज़ें हैं, क्या क्या? नंबर 1 सम सेल्स एंड नंबर 2 एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, 10 ओम की, 20 ओम की, 50 ओम, जितना मर्जी हो सकती है वो। ओके, और हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि मैं इन सेल्स को जोड़ के यदि एक सर्किट बनाता हूँ, क्या क्या ऑप्शन मेरे पास हो सकती हैं। इट कैन बी ए सीरीज सर्किट, it can be a parallel circuit or it can be even a mixed circuit, right? और उसको मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से लिंक कर दिया। मेरा टारगेट क्या है? मैं ये चाहता हूं कि इस सर्किट में से मैक्सिमम करंट जाए। सो व्हाट कैन बी द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट? अच्छा, तो इसका मतलब क्या यहां पर कुछ टेक्निकल बातें भी होंगी? बिल्कुल होंगी। दो चीजें हमारे पास है, नंबर 1 सेल्स, नंबर 2 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो हमारे पास यहाँ पे दो तरह के रेजिस्टेंस है, आप समझ रहे हैं बात को। एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस है, किसके? सेल्स के कारण, और दूसरा हमारा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो हमने बाहर सेल्स की जो कॉम्बिनेशन के बाहर लगा रखा है। अब इनका कंपैरिजन करना है और इनके कंपैरिजन के आधार पर हम फैसला करेंगे कि हमें यहाँ पर कौन सा कॉम्बिनेशन लेना चाहिए। वी शुड टेक पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। आगे बढ़ने से पहले क्विक रीकैप करते हैं कि डिफरेंट फार्मूले क्या थे डिफरेंट कॉम्बिनेशन में। तो पहले बात करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कैसा था। आपको याद होगा जब कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन लिया था हमने, जहां पर एक के नेगेटिव को दूसरे के पॉजिटिव से लिंक किया था एंड सो ऑन। आप ये आगे भी इसी कॉम्बिनेशन को ऐसे ही एक्सटेंड कर देंगे। सो दिस इज आवर सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट? और जब आप इस सीरीज कॉम्बिनेशन को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ कनेक्ट कर देंगे तो हमारा ये क्लोज सर्किट, एक कंप्लीट सर्किट बन जाता है। हमारा इंटरेस्ट दो तीन बातों में यहाँ पर है। नंबर 1, यदि इसका EMF E1 है, इसका E2 है, इसका E3 है एंड इसका EN है, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस, ऑब्वियसली यहाँ पर एक R1 होता है। आपने पहले पढ़ा है कि हर एक सेल का अपना अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। तो हमने सभी के इंटरनल रेजिस्टेंस को हल्का सा सेल के बाहर शो कर दिया। हमारा इंटरेस्ट ये है कि इस केस में व्हाट इज नेट EMF, इक्विवेलेंट EMF कितना होगा। हमने क्या कहा था, सबको ऐड कर दीजिए। दिस इज E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन अप टू EN। हमने कहा था कि व्हाट इज नेट, व्हाट इज इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, R कितना होगा वो। चलिए इसको भी R इक्वी कह लीजिए। हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन था, सबको ऐड कर दीजिए, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, सिंपली रेजिस्टेंस ऐड होती हैं, वी नो इट वेल। ये था। अब एक स्पेशल केस लें कि सारे के सारे सेल आइडेंटिकल हैं, ऑल द सेल्स आर अलाइक, तो नेट इक्विवेलेंट EMF कितना होगा? सोचिए, E करिए यहाँ पर 2 सेल्स है, 2E, 3 है तो 3E, 50 है तो 50E, N है तो इट इज N टाइम्स E, राइट? एंड व्हाट इज इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस? ये भी R प्लस R प्लस R प्लस R, ये होगी NR. So with this data, what is current through the circuit? So let this is current I which is passing through the circuit. So what is I? I क्या होता है? ओम्स लॉ ने क्या कहा था? टोटल EMF कितना यहाँ पर हो गया? NE डिवाइडेड बाय व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस। तो इन सभी का रेजिस्टेंस मान लिया जाए इकट्ठा कितना हो गया? NR, और ये इस R के साथ सीरीज में है तो ये हो गया हमारा R प्लस NR। कैन यू गेट इट? ये हुआ हमारे इस सर्किट में टोटल करंट। अब यहाँ एक चेंज करते हैं। हमने माना कि सारे सेल बराबर हैं, तभी लिखा हमने फार्मूला, एवरी EMF एवरी इंटरनल रेजिस्टेंस इज हैविंग सेम वैल्यू। अब यहाँ पर यदि एक सेल उल्टा हो जाए, यानी ये नेगेटिव था और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, हमने क्या कहा? हमने एक सेल की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया। क्या व्हाट विल बी द चेंज इन दिस फार्मूला? क्या R प्लस NR चेंज होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस सेम रहेगा इस सेल का भी। पोलैरिटी जैसे मर्जी हो, इंटरनल रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ पड़ा? सिर्फ EMF के ऊपर, उसके साइन पे फर्क पड़ेगा, यानी ये एक माइनस हो गया। इफ इट इज 1 सेल तो -1E, 2 सेल तो 2E, बट इफ यू रिवर्स द पोलैरिटी ऑफ M सेल्स देन व्हाट कैन हैपन, व्हाट इज करंट इन दैट केस? सोचिए उस केस में क्या क्या फर्क पड़ेगा। यदि हम M सेल्स की पोलैरिटीज को रिवर्स करते हैं तो क्या रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, ये तो R प्लस NR ही रहेगा। लेकिन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन EMF? ये तो फर्क पड़ेगा ना। कितना फर्क पड़ेगा? पहले सीधे सेल जुड़े थे कितने? N सेल्स वर इन सीरीज। अब कितने सेल सीरीज में हैं? यदि 1 है तो -1 हो गया, 2 है तो -2 हो गए, 3 है तो 3 और M है तो M हो गए। तो ये सेल्स हो गए
पहली बात तो ये, जो सेल हमारे एक ही ऑर्डर में थे उनमें से 1, 2 या m सेल्स कम हो गए, दिस इज नेट ईएमएफ नाउ। जैसे कि पहले 10 सेल हमारे एक ऑर्डर में थे तो हमारा ईएमएफ था 10 टाइम्स E, इज इट। अब 2 सेल रिवर्स लगा रखे हैं तो मतलब हुआ कि 2 सेल नहीं रहे तो 8 सेल हुए ना यहाँ पर, तो 8E हुआ। लेकिन जो 2 सेल लगाए हैं दे आर ऑल्सो गिविंग द नेगेटिव इफेक्ट, वो ईएमएफ को कम भी तो कर रहे हैं साथ में, यानी उनके कारण जो ईएमएफ होगा इस नेट ईएमएफ को कम करेगा वो, तो माइनस कितना हो जाएगा, दैट विल माइनस एम ई हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया n माइनस 2m टाइम्स E, कैन यू गेट इट। तो यहाँ पर हो गया n माइनस 2m टाइम्स E, तो सीधी मन में बात आ जाए कि माइनस 2m क्यों आया, एक तो m क्योंकि सीधे सेल कम हुए, एक वो m हुआ, और दूसरे जो उल्टे सेल किए उन्होंने हमारी नेट ईएमएफ को भी कम किया। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर करंट इन द सीरीज सर्किट व्हेन m cells are in the reverse order, their polarity is reversed, is it? And now let us revise what is parallel combination of cells। तो हमने ये कहा था कि parallel combination of cells में this is the first cell जिसकी values थी EMF E1 and internal resistance was say R1। एक और सेल लिया हमने जिसका EMF था E2 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस था R2, और इन दोनों सेल्स को हमने जोड़ दिया पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सी दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड यहाँ से हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पर R ऐड कर दिया साथ में, एंड नाउ आवर सर्किट इज कंप्लीट। यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट था कि व्हाट इज इक्विवेलेंट ईएमएफ। 2 सेल्स थे तो हमने फॉर्मूला क्या दिया था, हमने दिया था E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। दिस वाज इक्विवेलेंट EMF एंड व्हाट इज इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर फॉर्मूला दिया था पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। और हमने ये भी कहा था कि जब ऐसे बहुत सारे सेल्स जिनका डिफरेंट EMF हो वो पैरेलल में हो तो नेट EMF तो वहाँ से नहीं निकल पाएगा, लेकिन इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस वी कैन इजिली फाइंड, एंड दिस इज 1 बाई आर इक्वी कहा था हमने, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस एन प्लस सो 1 बाई RN, इज इट। लेकिन यदि सारे के सारे सेल्स सेम हों, आइडेंटिकल सेल्स हों, तो क्या होगा, तो कुछ कहानी और तरह से बनेगी। अब सोचिए इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में यहाँ भी EMF E है, यहाँ भी E है, और सेल जुड़ेंगे तब भी ऐसा रहेगा। इन दैट केस इक्विवेलेंट EMF विल बी द EMF ऑफ वन सेल ओनली, इज इट क्लियर। क्योंकि जब सबका वैल्यू सेम होगा तो जो एक ब्रांच के अक्रॉस EMF होगा वही सब में आ जाएगा। एंड व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दैट कॉम्बिनेशन, यदि बहुत सारे सेल्स होंगे तो वही यूज कर लीजिए ना आप। दिस इज 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। So this is n by r, so take its inverse and r equivalent is equal to r divided by n। तो वही फार्मूले हैं जो पहले अपने पढ़े थे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में, कि जब आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस हैं हमारे पास n, तो what is the equivalent resistance R by N, and what is the current through the circuit if many cells of the same type are there, in that case I will be equal to, now what is our total EMF, this is E, and what is total resistance। तो इन सभी की रेजिस्टेंस कितनी बोली हमने, R by N, और ये सीरीज में है R के साथ, यानी R के साथ सीरीज में है एक और रेजिस्टेंस दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट, उसका वैल्यू ये है, दिस इज R बाई N। सो क्या मैं ऐसा लिखूं, दिस इज R प्लस R बाई N, और इसको मैं सॉल्व कर लूँ, यदि N को एलसीएम लेता हूँ, दिस इज N टाइम्स E हो गया, एंड दिस इज NR प्लस R। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर करंट इन दैट केस। तो ये सिंपल सी डिस्कशन थी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो आज इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करके विल ट्राई टू फाइंड व्हाट आर द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इन डिफरेंट केसेस। तो सीरीज करते हैं, देन पैरेलल करते हैं, देन मिक्स्ड करते हैं। So we'll start with the series combination. What is the condition for maximum current through external resistance R when this resistance is connected to n identical cells? That means all these cells are identical and we are to find what is the condition for maximum current through this external resistance. तो शुरू करने से पहले दो बातों में क्लियर फर्क आपको समझ आना चाहिए कि what is EY-R and what is EY-r। ये सेल है जिसका EMF मान लीजिए एक सेल का E है, दिस इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, क्योंकि इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कितना करंट पास कर रहा है, दिस इज करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ये सेल हमें कितना करंट दे रहा है, ये हो गया E बाई कैपिटल R।
लेकिन व्हाट इज स्मॉल आर? दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। एक सेल है, उस सेल के जो अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है, बात उसकी हो रही है अब। सो दिस इज द करंट गिवन बाय द सेल, दिस इज द करंट गिवन बाय द सेल, current given by a cell. So E by capital R is the current drawn and E by small r is current given by the cell. So let us start from board point of view. First of all, write that consider we are having n identical cells where each cell is having EMF E and internal resistance as small r, right? And these cells are connected across one external resistance capital R, and we are to find a condition for maximum current through this external resistance R. Let us start. What is equivalent EMF? क्योंकि करंट निकालने के लिए हमें बहुत चीज़ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ दो चीज़ चाहिए, what is EMF and what is total resistance. तो यहाँ पे EMF कितना हुआ सोचिए, एक का EMF E है, n cells हैं, सीरीज में है, दिस इज n times E. Okay, and what is equivalent internal resistance? What is equivalent internal resistance? So this will be equal to NR. You can easily get it, right? So what is total resistance? Total resistance कितना हो गया? तो यदि हम इसका equivalent circuit बनाते हैं, so this is the equivalent battery cell जिसका EMF हो गया n times E और जिसका internal resistance हो गया n times R. और इसको हमने जब एक external resistance के साथ कनेक्ट कर दिया तो यहाँ से जो करंट आ रहा है वो करंट हुआ I. सो व्हाट इज I वो निकालना है, लेकिन पहले व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस. अब ये NR जो है ना, ये इस R के साथ कैसी है, सीरीज में है, इज इट? तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया R प्लस NR. अभी कुछ देर पहले भी किया था हमने इस चीज़ को. सो व्हाट इज करंट? तो करंट इज टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस. यू कैन राइट हियर करंट इज टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, राइट? So that becomes I is equal to n times E divided by R plus NR. जरा इस रिजल्ट को डिस्कस किया जाए कि कब करंट मैक्सिमम होगा. हमें निकालना है कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट. सो व्हेन करंट इज मैक्सिमम, तो I इज मैक्सिमम कब? व्हेन दिस डिनोमिनेटर इज मिनिमम, व्हेन R प्लस NR इज मिनिमम. यही बात हुई. तो दो बातें पॉसिबल हैं यहाँ पर. केस नंबर 1 इज दैट व्हेन R इज मच मच मोर एज कंपेयर टू NR, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाए इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो क्या होगा? तो वी कैन निगलेक्ट NR, राइट? तो अवर फार्मूला बिकम्स I इज इक्वल टू n टाइम्स E डिवाइडेड बाई R, क्योंकि इस R के कंपैरिजन में ये NR हमने निगलेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया. सो ये क्या बन गया? दिस इज I इज इक्वल टू n टाइम्स E बाई R. देख रहे हैं आप? और दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस हो सकता है यहाँ पर कि R इज मच मच लेस एज कंपेयर टू NR, यानी सभी सेल्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है वो, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काफ़ी कम है, तो दिस कैन बी इग्नोर्ड. देन इन दैट केस व्हाट इज I? तो I हो जाएगा NE डिवाइडेड बाय दिस इज NR. हमने इस कैपिटल R को यहाँ से इग्नोर कर दिया, तो N गेट्स कैंसल्ड. सो I इज इक्वल टू E बाई R, यानी क्या हो गया? दिस इज करंट विच इज गिवन बाय वन सेल, और ये क्या हुआ? दिस इज n टाइम्स द करंट ड्रॉन from this cell. So here this is the condition for maximum current. That means when external resistance is much more as compared to total internal resistance, then the cells must be connected in series combination, right? In that case current कितना होता है? Is n time the current which is drawn from one cell. Is it clear? Now let us take the next question, that what is the condition for maximum current through this external resistance R when m identical cells are connected in parallel. Okay, so in the introduction part you can write that, let us consider we are having m cells where each cell is having EMF E and internal resistance R, and due to this combination, let I is the current through this circuit which is passing through external resistance R. We have to find what this current is. तो सबसे पहले बात करते हैं करंट निकालने के लिए कि what is net EMF, then बात करेंगे कि what is net resistance, और वहाँ से हम सारी बात कर लेंगे. Okay, so what is net EMF? This is parallel combination of cells and every cell is having same value E. तो हमने क्या कहा था, चाहे आप एक आर्म लीजिए, दूसरा लीजिए, थर्ड लीजिए, across every arm, across every stretch of this circuit, the value of EMF will be same. So net EMF will be E. And what is net resistance? This R is in series
विद दिस कॉम्बिनेशन। सो ये वैल्यू कितना है वो निकालना पड़ेगा। तो ये R रजिस्टर्स हैं और ये M सेल्स हैं। आप जानते हैं दिस कम्स आउट टू बी R बाई M। आप चाहें तो इसको निकाल भी सकते हैं फार्मूला से। सो व्हाट इज I इज टोटल EMF डिवाइडेड बाय this is total resistance. So this is the formula for current in this circuit, और यहाँ से हम define करेंगे condition for maximum current, लेकिन one more form can be there for the same formula I is equal to, आप solve करिए, M LCM हो गया, this is MR plus R, can you agree? This is MR plus R and this M goes to numerator with E and this is M times E. So our formula becomes I is equal to ME by MR प्लस R। लेकिन कंडीशन ड्राइव करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ओके तो यहाँ भी दो बातें हो सकती हैं। केस नंबर 1 कैन बी देयर दैट व्हेन R इज मच लार्ज एज कंपेयर टू R बाई M, एंड सेकेंड केस कैन बी देयर when R is much less as compared to R by M। दैट इज इस कॉम्बिनेशन का इंटरनल रेजिस्टेंस का मुकाबला कर रहे हैं हम इस कैपिटल R के साथ, कौन ज़्यादा है उसके हिसाब से डिसाइड होगा। जब R बहुत ज़्यादा हो जाएगा दिस कैन बी निगलेक्टेड, इन दैट केस I विल बी इक्वल टू E बाई R। क्या देख रहे हैं आप इस केस में, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच लार्ज और इंटरनल तो वैसे ही कम हो गया, इन दैट केस करंट इज करंट ड्रॉन फ्रॉम वन सेल ओनली। तो जब R बहुत छोटा हो जाए तो कितना होगा, सो I विल बी इक्वल टू दिस इज E बाय R by M, so this is M times E by R, yes, M times E by R। What is current due to one cell, उसका M times। तो क्या देख रहे हैं कि when external resistance is much less as compared to total internal resistance, ये R बहुत ही कम है इस total resistance के comparison में, in that case आपको क्या करना है, cells are to be connected in parallel। पिछले केस में क्या देखा था आपने, the external resistance was much large as compared to equivalent resistance, in that case हमने जोड़ा था सेल्स को सीरीज में, लेकिन when external resistance is much less as compared to total resistance of this combination, in that case cells are to be connected in parallel। So this is the condition for maximum current in the parallel circuit। तो हमने दोनों केस देखे कि हमें सीरीज में कब जोड़ना है सेल्स को, कब जोड़ना है पैरेलल में, so as to obtain maximum current। आपने क्या देखा कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जब तो सीरीज में और वो कम हो तो पैरेलल में। अब बात करते हैं मिक्स कॉम्बिनेशन में क्या होगा। एंड नाउ दिस लास्ट क्वेश्चन, फाइंड अ कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इन द मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स। दिस इज मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स माने आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले n सेल सीरीज में है और एक रो हो गई है और ऐसी ऐसी m रोज हैं। तो एक रो में n सेल्स हैं और ऐसी बहुत सारी रोज हैं, m रोज हैं। हमें यहाँ बताना है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। पहले तो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि व्हाट इज टोटल EMF इन दिस केस। आप क्या देख रहे हैं, पहले बात करिए ईच रो की, हर रो में व्हाट इज नेट EMF। क्या कह सकते हैं आप यहाँ पर, कितने सेल्स हैं, n सेल्स, और हर एक सेल का मान लेते हैं कि E इज द EMF एंड R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर ईच सेल। पूरे कॉम्बिनेशन में ऐसा ही चलेगा ये। तो हम क्या कहेंगे कि नेट EMF कितना हो गया, E वाले n सेल्स हैं, दिस इज NE, एंड इन ईच रो व्हाट इज नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। सोचिए जरा कि एक रो में नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, एक सेल का रेजिस्टेंस R है, n सेल्स हैं, दिस इज इक्वल टू NR, राइट। ओके अब बात करते हैं पूरे कॉम्बिनेशन की बात। अब इस डेटा के अकॉर्डिंग यदि मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूं तो क्या बनेगा, दिस इज कि एक सेल का EMF NE है और यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है किसी एक सेल का वो NR हुआ। दिस इज द इक्विवेलेंट सेल, इक्विवेलेंट बैटरी फॉर दिस रो। और ऐसे बहुत सारी रोज हैं, राइट, और ये सारी की सारी रोज यही सेम वैल्यूज के साथ है, दिस इज N टाइम्स E और NR। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आपने ऑलरेडी पढ़ा है। आप डिसाइड करिए कि इस कॉम्बिनेशन में, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट EMF एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम बात करते हैं कि टोटल सेल जैसे हैं कितने। सो वी आर हैविंग टोटल सेल्स, देखिए n सेल्स हैं, मान लो 5 सेल हैं एक लाइन में, एक रो में, ऐसी 10 रो हैं तो 50 सेल्स हो गए, यानी टोटल सेल्स हो गए हमारे m इंटू n। ओके एंड व्हाट इज नेट इक्विवेलेंट EMF, क्योंकि सभी रोज का EMF का वैल्यू बराबर है, NE, तो और पैरेलल में है, तो हमने क्या कहा था, पैरेलल में यही बन गया हमारा इक्विवेलेंट EMF NE। एंड व्हाट इज इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, अब इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा,
बात करिए पहले कि एक सेल का कितना रेजिस्टेंस है, एनआर इज अ रेजिस्टेंस ऑफ वन सेल, और ऐसी कितनी रोज हैं, ऐसी एम रोज हैं, तो डिवाइडेड बाई एम, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. दिस इज हाउ वी फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स. नाउ व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस, व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस, क्या देखे कि ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था कितना, कैपिटल आर, दिस इज इन सीरीज विद द एंटायर सर्किट, एंटायर कॉम्बिनेशन, दिस इज एन आर डिवाइडेड बाई एम. तो क्या हम यहाँ से करंट मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और कंडीशंस भी बता सकते हैं कि क्या होगी कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट. फर्स्ट व्हाट इज आई कितना हुआ, नेट ईएमएफ एनई. व्हाट इज नेट रेजिस्टेंस, आर प्लस दिस इज एन आर बाई एम. So that becomes, this is NE divided by M is LCM. This is M times capital R plus N times small r. And this current becomes I is equal to, take M to numerator, this is M N times E. यानी एक सेल का EMF को नंबर ऑफ सेल्स के साथ मल्टीप्लाई करिए, डिवाइडेड बाय MR. नंबर ऑफ रोज को करना है मल्टीप्लाई किसके साथ, विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, प्लस नंबर ऑफ सेल्स इन वन रो को मल्टीप्लाई करना है इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ. सो दिस इज मैक्सिमम करंट नाउ. सो व्हाट इज कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, नाउ वी आर टू फाइंड अ कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट. आई कब मैक्सिमम होगा, जब ये मिनिमम होगा. तो ऐसे तो समझ नहीं आ रहा कि कब मिनिमम होगा, तो एक काम करते, एक ट्रिक लेते हैं. लेट मी राइट वंस अगेन, दिस इज एम आर प्लस एन आर. इसको तो एक ट्रिक के थ्रू सॉल्व करते हैं. ऐसा क्यों कर रहे हैं, कुछ ही देर में आपको समझ आ जाएगा. मैं इसको यदि रूट का स्क्वायर कर दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यहाँ भी इसका रूट का स्क्वायर करूं कोई फ़र्क नहीं पड़ा. अभी बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो दिस इज जस्ट लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एग्री. हम एक काम करते हैं, मैं -2ab और +2ab यहाँ पर कर दूं तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा. -2ab प्लस 2ab कैंसिल ईच अदर, और हमारा पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा. कैसे सॉल्व होगा विल सी. तो इसमें -2ab यानी इसको a इसको b मानते हैं, तो पहले -2 टाइम्स ab करते हैं, फिर +2 टाइम ab करते हैं. क्या बना, दिस इज एम आर रूट, इसको a मान रहे हैं तो a स्क्वायर प्लस दिस इज एन आर रूट स्क्वायर. अब लिखते हैं -2 टाइम्स ab, 2 टाइम्स a. व्हाट इज a इज एम आर रूट, and what is b, b is nr root. एग्री. हमने 2ab कर दिया माइनस के साथ. अब करते हैं 2ab प्लस के साथ. दिस इज +2 अगेन सेम थिंग, mr डॉट nr रूट, mr रूट और ये nr रूट. अब हम जो ये फर्स्ट लाइन है इसको देखें तो ये बन गया हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab. क्या इसको मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दूं, आई कैन डू. इसको लिख दिया हमने a माइनस बी होल स्क्वायर. +2ab को वैसे लिखा. अब हमारा काम ऑलमोस्ट ओवर है, हमारा पर्पस सॉल्व हो चुका है इन नेक्स्ट स्टेप. सो नाउ यू कैन सी कि जो हमने लिखा था mr प्लस nr उसको हमने ऐसे लिख दिया, राइट. अब ये कब मिनिमम होगा, हम बात क्या कर रहे थे कि आई मैक्सिमम कब होगा, जब ये मिनिमम होगा. तो ये वाला टर्म, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये कब मिनिमम होगा. ये बात इसकी करिए, ये है स्क्वायर ऑफ समथिंग. ये तो नेगेटिव नहीं हो सकता किसी चीज़ का स्क्वायर. -5 का स्क्वायर भी तो +25 ही होगा ना. तो ये वाला पार्ट नेगेटिव नहीं हो सकता. यानी इस एक्सप्रेशन के मिनिमम होने के लिए कम से कम इसका वैल्यू कितना हो सकता है. ये -1 नहीं हो सकता, -2 नहीं हो सकता, दिस कांट बी नेगेटिव. तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हुआ, 0. इट में भी पॉजिटिव हो सकता है लेकिन कम से कम ये 0 होगा, राइट. तो क्या लिखेंगे कि फॉर I to be maximum, for I to be maximum, this factor should be 0. mr root minus nr root, this should be 0. This is its minimum value. This term should be minimum. This is minimum when this is minimum. तो मिनिमम कितना हो सकता था, या तो पॉजिटिव या 0 या नेगेटिव. तो नेगेटिव तो होगा नहीं, तो कौन रह गया मिनिमम फिर, 0. सो दिस इज 0. दैट मीन दिस इज mr root is equal to nr root, taking square on both sides. This is mr is equal to nr, and from here capital R is equal to nr divided by m. So this is the condition for maximum current here. आप क्या देख रहे हैं, ये जो R है ये nr by m के इक्वल आ जाता है. That means
जो हमने मेन एक्सप्रेशन लिया था करंट का, वहाँ ये दोनों टर्म्स थी रेजिस्टेंस वाली, व्हेन दीज आर इक्वल, हमने दिखाया यहाँ पर, इन दैट केस करंट विल बी मैक्सिमम। सो करंट इज मैक्सिमम व्हेन दिस आर इज इक्वल टू एन आर बाई एम। तो क्या देखा आपने आज? हमने 3 केस किए, सीरीज किया, पायलट किया और मिक्स्ड ग्रुपिंग किया, और तीनों के रिजल्ट क्या क्या आए। सबसे पहला रिजल्ट क्या आया था कि व्हेन आर इज मच मच मोर एज कंपेयर टू एन आर, उस केस में हमें सेल्स को जोड़ना है सीरीज में। दूसरा केस किया था कि व्हेन आर इज मच मच लेस एज कंपेयर टू आर वाई एम, यानी जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो जाए नेट इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस के, तो सेल्स को जोड़ना है पैरेलल के। और अभी हमने क्या पढ़ा कि जब आर इक्वल हो जाए किसके, एन आर बाई एम। एन आर क्या था? एक रो का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई एम, दैट मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। इन दैट केस हमें मिक्स्ड ग्रुपिंग में जोड़ना है इन सेल्स को। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द कंडीशंस फॉर मैक्सिमम करंट इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। प्लीज टेक केयर।